Good evening, Dr. Daryani, sir. Thank you. Very nice seeing you. हम सर अभी 2 मिनट रुक के फिर स्टार्ट करते हैं। 7 बजे के आसपास हम लोग स्टार्ट करेंगे सर। Last time I myself was a little delayed. Then this time I tried to be very punctual, rather before time I am here. Thank you, sir. Very nice of you, sir. डॉक्टर दरयानी, हम शुरू कर सकते हैं 7 बज के सर। Yes. आप सबको नमस्कार, डॉक्टर दरयानी को भी नमस्कार। आप सबका स्वागत है। डॉक्टर दरयानी, हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ जुड़े हैं सर। तो आज डॉक्टर दरयानी हमारे साथ चर्म रोग के बारे में बातचीत करेंगे, हमें सिखाएंगे उसके बारे में। ये हमारा कंटिन्यूएशन है उनके प्रीवियस सेशन का। आप डॉक्टर दरयानी और समय ना खराब करते हुए सीधा आपके हम करते हैं ये मंच। सर, ओवर टू यू सर। Thank you, Dr. Sandeep. I'm grateful to you that I learned from this platform and developed the confidence that I can speak well in Hindi. Thank you very much, but I should also compliment you. Being a South belongs to South, you speak Hindi very well also. This is my compliments to you. Well, थैंक यू सर। आज गुरुजी नजर नहीं आ रहे हैं। सर वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे सर थोड़ी देर में। चलिए, मैं सभी अपने वरिष्ठ जनों का प्रणाम करते हुए और अपने दोस्तों का तथा अपने स्टूडेंट्स का नमस्कार करते हुए
आज का ये चर्म रोग वाला लेक्चर मैं आपको पार्ट 2 शुरुआत करता हूं। मेरे गुरु को जब मैंने अपनी लिंक भेजी, क्या नाम है, यूट्यूब भेजी, उन्होंने पूरी 40 मिनट तक देखी और उसके बाद मुझे कॉल किया, दरयानी, यू आर द ग्रेट। आई सेड, सर ये उल्टी बात कैसे कह रहे हैं? ये तो आपको मुझे आशीर्वाद देनी चाहिए कि आपका स्टूडेंट इस लायक हो गया कि नो, जो कुछ भी है तुम्हारी अपनी मेहनत है, लगन है। अगर तुम नहीं मेहनत करते, नहीं लगते के, तो ये चीजें हासिल करना बड़ा मुश्किल है। एनीवेज, नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट। मैं वापस अपने सब्जेक्ट पे आ रहा हूं। नेक्स्ट प्लीज। यस। एज यू नो, जैसे कि आप जानते हैं कि ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने वाट्स पर ब्रेक कर दिया था, रोक दिया था, पर एक वैरायटी बाकी रह गई जो मैं अभी बोलूंगा। नेक्स्ट। मैं गुरुदेव को प्रणाम कर रहा हूं। डॉक्टर भार्गव साहब, मैं आपका अभिनंदन कर रहा हूं और ये भी लेक्चर आपको ही समर्पित है और मैं आपको इसकी YouTube भेजूंगा। नेक्स्ट। नाउ दिस इज वेरी क्लासिक पिक्चर, is a genital wart, male genital wart. Now, especially on the foreskin. Now, this is before treatment. Spikes are here. First follow-up, this is the position that growth इसकी रुक गई, कम हो गई। नेक्स्ट। और सेकेंड फॉलोअप के अंदर ये ऑलमोस्ट क्लीन नजर आ रहा है, सिर्फ एक पैच बाकी सा नजर आ रहा है। ये भी होपफुली जब नेक्स्ट फॉलोअप होगा तो ठीक हो जाएगा। मेरे हिसाब से बड़ी ये रेयर वैरायटी है, क्लासिक वैरायटी है। जब हमने रेपर्टरी के अंदर देखा, जनरली मैं रेपर्टरी यूज नहीं करता, लेकिन जब मैंने मालूम किया तो सेबाइना वाज द मेडिसिन फॉर पर्टिकुलर। लेकिन मैंने सेबाइना नहीं दी। मैं हिस्ट्री में गया और डिटेल हिस्ट्री लेने के बाद he was having frequent UTI complaints, बार बार UTI की कंप्लेंट्स रहती थी। गैस्ट्रिक इशू भी थे और उनकी पर्सनैलिटी को जज करते हुए you will surprise, I gave him Lyco. And with the result, this second follow-up is appearing to be at this stage. Hopefully, next time, he will be free from all these troubles. Now, I must tell you, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लाइको ने अपना काम कर दिया अकॉर्डिंग टू द पर्सनैलिटी, मेंटल सिम्टम्स, मेकअप, liking, desires, etc., etc. But my dear friends, urogenital complaints, frequent or recurring urinary tract infection,
it indicates the medorinum. Alone recurring UTI alone, सिर्फ यूटीआई की कंप्लेंट बार बार होती है तो ट्यूबरकुलिनम, पर ट्यूबरकुलिनम के बाद में लॉकअप फिर वापस थूजा से करना पड़ता है। यहां पर पर्सनैलिटी को असेस करते हुए ओवरऑल जो कुछ भी उनकी लाइकिंग, हैबिट्स, नेचर, दिस एंड दैट आर डिसाइडेड कि नेक्स्ट टाइम पर वह जब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो मैं मेडोरिनम दूंगा। ये सिर्फ मैं आपको अपने एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूं, कोई बंधन में नहीं बांध रहा हूं। नेक्स्ट प्लीज। नाउ अब हम जंप कर रहे हैं वायरल पर। हालांकि वार्ड्स भी वायरल में कैटेगरी में आते हैं। हर्पीज सिंप्लेक्स, कई बार इसको फीवर ब्लिस्टर भी कहते हैं। बुखार तेज हो जाए तो दाने से निकल आते हैं और ये ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में अपने आप सबसाइड होते हैं, खत्म हो जाते हैं। कोई दवाई की जरूरत नहीं है, सिर्फ लोकल हाइजीन की जरूरत होती है। जैसे मैंने पहले अपने लेक्चर में बात की थी, ऑब्जर्वेशन में एक चीज सामने आ रही है कि ये रेडिश नहीं है, नॉन एरिथमेटस है, ब्लिस्टर है। अब आता है पेशेंट से पूछना कि आपको खुद को क्या तकलीफ महसूस हो रही है। जब हम बात करेंगे सब्जेक्टिव सिम्टम्स पर तो सिम्टम डिवाइड होता है लोकेशन, सेंसेशन, मॉडलिटीज एंड कंकोमिटेंट। सवाल ये था कि आपको इसमें क्या महसूस हो रहा है। कुछ नहीं, पर दिखने में बुरा लग रहा है, कहीं फैल नहीं जाएगा। ये तो 2-4 दिन में वैसे ही ठीक हो जाएगा, दवाई लें चाहे न लें। कि नहीं साहब, कुछ गड़बड़ हो जाए तो। नाउ दिस इंडिकेट्स नेट्रम म्योर when pearl-like eruptions, पर्ल मोती जैसे चमकीले, नो ईचिंग, नो पेन, बट अगर वो ये कहें कि मुझे इसमें जलन महसूस हो रही है, एट दैट टाइम हम सोचेंगे कि शायद कैंथरस दे। मेरा कहने का मकसद ये है कि कोई फिक्स रेमेडी, होम्योपैथिक रेमेडी किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए नहीं है। हर्पीज सिंप्लेक्स में सिर्फ हम नेट्रम म्योर काम में लें ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पेशेंट क्या अपने सेंसेशन बताता है, अपीयरेंस एंड सेंसेशन। सेंसेशन का मतलब हो गया उसमें क्या महसूस कर रहा है, कैरेक्टर ऑफ पेन और बर्निंग एंड एम्यूलरेशन एंड एग्रावेशन। नेक्स्ट, ये भी वायरल ग्रुप की मेडिसिन है, हर्पीज जोस्टर। इसको अगर हम देखें ऑब्जर्वेशन पर तो ये भी क्लस्टर है, ग्रुप में है। छोटे छोटे से मोती जैसे चमकते दाने हैं, लेकिन आसपास का एरिया बिल्कुल रेड है, यानी एरिथमेटस है। ये वेसिकल्स इरप्शंस विथ एरिथमा या एरिथमेटस, दोनों के बीच में एक फर्क है कि आपको क्या महसूस हो रहा है। उसमें कहा सिंप्लेक्स के अंदर कि कुछ भी नहीं हो रहा है।
इसमें पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब बहुत तेज दर्द हो रहा है, दिनों दिन दर्द बढ़ता जा रहा है, बर्दाश्त के बाहर। किस तरह का दर्द है? कैरेक्टर ऑफ पेन, सुई सी चुभ रही है, कांटे लग रहे चुभ रहे हैं, या किस टाइप का पेन है? फिर क्या करते हैं आप? मतलब एम्यूलरेशन। ये किस समय ज्यादा होता है? निचोड़ निकालने पर हमारे पास गिनती की 4-5 मेडिसिन रह जाती हैं जो कॉमनली प्रिस्क्राइब की जाती हैं। ये नर्व कोर्स पर ये अपीयर होते हैं, यानी एक साइड की नर्व कोई सी भी होगी उसके ऊपर ये उभर के आते हैं। तो इसलिए पेन बहुत ज्यादा होता है। नर्व पर इरप्शन होना, स्वेलिंग होना, पेन फुल माना जाता है। देखिए, कॉमनली सब लोग जानते हैं कि रेनकुलस बल्बस इज द मेडिसिन। बर्निंग worse at night, itching worse at night. Meserium is also the medicine. Same aggravation at night. Rustox is also a medicine which has got multiple type of rashes and including erythematous vesicles. Now it is very difficult, बहुत मुश्किल है कि वो बता पाए मुझे कैसे आराम मिलता है। ठंडक से आराम मिलता है, थोड़ी देर ठीक लगता है डॉक्टर साहब, पर मैं बर्दाश्त नहीं हो रहा। रात को नींद आ जाती है, नींद आते ही फिर बेचैनी रहती है, कभी इस करवट पे जाऊं कभी उस करवट पे जाऊं। नाउ बेचैनी वर्ड यूज कर रहे हैं, ये रेस्टलेस से कह रही है। तो क्या करते हैं, करवट बदलते हैं तो रिलीफ मिलता है या उसमें भी रिलीफ नहीं मिलता? यानी करवट लेने पे प्रेशर डेवलप होता है। इस साइड सो पाते हैं, थोड़ी देर सो पाऊंगा फिर इसके बाद हट जाऊंगा, लेकिन उस समय सोने से कैसा रहता है? थोड़ी देर तो ठीक रहता है, फिर नाउ चेंजिंग रेस्टलेसनेस, चेंजिंग फिजिकल है। ये पेन में आराम दे रही है तो रस्टॉक्स कैन बी कंसिडर। होम्योपैथी के अंदर जो मेन पॉइंट है कि मरीज को बोलने दीजिए, उसके सिम्टम्स की जेन्युइनिटी को मालूम करिए कि उसकी जेन्युइनिटी किस टाइप की है। पेन हो रहा है, जलन हो रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये कॉमन चीज है। आप मेडिकल मैन है, ये नर्व कोर्स पे रहता है, ये भी कॉमन चीज है। एरिथमेटस रहेगा, लाल रहेगा, ये भी कॉमन चीज है। लेकिन अगले को क्या महसूस हो रहा है? किसी को जलन ज्यादा हो रही है, किसी को पेन ज्यादा हो रहा है। रस्टॉक्स में पेन भी है, जलन भी है और ईचिंग भी है। नेक्स्ट, ये देखिए पूरा एक कोर्स के अंदर है। एक साइड पर दूसरी साइड में देखिए ये चीज जा रही है।
नेक्स्ट। मैं एक चीज आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। ये तो मैनेजमेंट है जो ठीक हो जाने का, मेरे ख्याल में करीब 2 हफ्ते लग जाते हैं ठीक होने में। पूरा हो जाता है, लेकिन पेशेंट दर्द के मारे वो इंतजार नहीं करता। अगर उसको दूसरे दिन या तीसरे दिन पेन में आराम मिल जाएगा या जलन में आराम मिलेगा, तो उसकी मेंटली जो साइकोलॉजी है, वो साइकोलॉजी थोड़ी सी शांत हो जाएगी। दवाई चाहे 10 दिन चले, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसको टेम्परेरी रिलीफ महसूस होना चाहिए ताकि उसका विश्वास बना रहे। अदरवाइज आपको छोड़ के किसी दूसरे से इलाज लेगा। हमने एक्यूट फेज तो ओवर कर दिया, कुछ भी दे करके, जो भी दवाई दी। लेकिन एक चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं, आप लोगों ने देखा होगा कि हर्पीस जोस्टर के केस के अंदर ठीक होने के बाद पोस्ट हर्पीस जोस्टर न्यूरल्जिया, यानी नर्व जो जिस पर ये कोर्स पूरा डेवलप हुआ था, उसमें दर्द महसूस होता है और वो कई दिन तक चलता है, महीनों चलता है दर्द। सांस लेने पे, खींचने पर भी वो दर्द महसूस होगा। अब इसके अंदर पोस्ट हर्पेटिक का मतलब है हर्पीस के बाद में जो दवाई क्या दी जाए, जो कंप्लेंट है। कोई पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं है। कहा जाता है कि रेनकुलस बल्बस दे, लेकिन मेरे अपने एक्सपीरियंस के बेस पर मैं वही कहूंगा कि जो पेशेंट की फीलिंग है उसको समझिए, क्या होता है, कैसे रिलीफ मिलता है। अगर खिंचाव है, स्टिफनेस हो गई, रात को सोते टाइम पर रेस्टलेसनेस है, करवट एक जगह लिया, थोड़ी देर बाद फिर शिफ्ट किया, ये रस्टॉक्स है। लेकिन अगर बर्निंग बहुत ज्यादा है, जलन बहुत ज्यादा है, और गर्म सेक से थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, आराम मिल जाए, आर्सेनिक की मॉडलिटी को टच कर सकते हैं अपन। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो टेम्परेली हम मैगफॉस दे सकते हैं। मैगफॉस हमारी होम्योपैथी के अंदर एक तरह से एनाल्जेसिक और एंटीस्पाज्मोडिक है, लेकिन यहां पर मेरा कहना यही है कि परफेक्ट सिम्टम या सिम्टम की जेन्युइनिटी, उसको समझने की कोशिश करिए। मेरे कहने से, पेन से, डायरी में कुछ नोट करने से पर्पस सॉल्व नहीं होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट, मैं टीनिया पे आ रहा हूं। टीनिया का मतलब रिंग वॉर्म, मतलब फंगल इन्फेक्शन। अभी तक वायरल की बात हो रही थी। कहते हैं ये बड़ी नामुराद बीमारी है। नामुराद, पीछा ही नहीं छोड़ती, ठीक हो जाती है फिर वापस हो जाती है। और मजे की बात यह है कि सीजन में होती है, पर्टिकुलर सीजन में, और वो फेवरेबल सीजन है बरसात की, मानसून, गर्मी। मैं आप सबको याद दिलाऊंगा
अचार के अंदर फंगस लग जाता है, फफूंद लग जाती है, वो भी बरसात के दिनों में लगती है। ये भी एक तरह से फफूंद है। मेडिकली जिस एरिया के अंदर है, सिर में है तो कैपिटस कहलाएगी, इस पोर्शन पर है तो दाढ़ी वाले पोर्शन पे है तो बारबी कहलाएगी। शरीर के पूरे शरीर में कहीं पर भी हो सकती है, उसका अपनी अपनी जगह का नाम है। जैसे पैरों की उंगलियों के अंदर आती है तो पेडिस कहलाएगी। मैं आपको सिर्फ एक चीज निवेदन करना चाहूंगा, नाम में मत जाइए, कहाँ है, लोकेशन क्या है, उसके मत जाइए। एक चीज पकड़िए कि ये कब से है। हुई तो 10-15 दिन हुए हैं तकलीफ को, लेकिन ये हर साल होती है। आप हिस्ट्री लेंगे तो सामने आएगा कि ये अक्सर उसी टाइम पर होती है। दैट इज जो मैंने आपको अर्ज किया। नाउ राजस्थान में सबसे ज्यादा गर्मी होती है, बिहार में भी सबसे ज्यादा गर्मी होती है। फोल्ड्स ऑफ क्रीज, जोड़ों, जोड़, और स्पेशली लोअर पार्ट, हिप, जेनाइटल रीजन के अंदर, यहां अगर है तो इसको क्रूरस कहेंगे, टीनिया क्रूरस। लोअर पार्ट को छोड़ के, जेनाइटल रीजन्स को छोड़ के बाकी बॉडी में कहीं भी हो तो कार्पोरिस कहलाती है। इसमें भी कई टाइप हैं। टाइप को समझिए, उसके ऑब्जर्वेशन को देखें, उनके सिम्टम्स को, सेंसेशन को देखें, एग्रावेशन मॉडलिटी को समझें, तो हम आगे बढ़ पाएंगे। अब बरसात में क्या होता है? नमी। गर्मी में क्या होता है? पसीना। आजकल यंगस्टर्स में जीन का कल्चर है, जीन टाइट होती है। टाइटनेस की वजह से हीट ज्यादा रह मिलती है, एयर पास नहीं होती। फंगल इन्फेक्शन के लिए प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है। कुछ लोग कहते हैं कि स्विमिंग करने से फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। बिल्कुल सही है। अगर फंगल इन्फेक्शन वाला बंदा स्विमिंग कर जा रहा है या स्विमिंग कर रहा है तो वो पानी को भी एक तरह से कंटामिनेट कर देगा। इसलिए रूल है कि अच्छे स्विमिंग पूल पर पहले वॉशरूम में जाकर नहा लीजिए, नहाने के बाद शॉवर लेने के बाद ही उसमें उतरिए पानी के अंदर, और फिर उसके बाद दोबारा नहाइए। अब किसान, मजदूर, जीन्स कल्चर वाला, एक लेडी जो घर में काम करती है, जरा सोचिए उसके लेवल पर ह्यूमिडिटी, गर्मी, पसीना कितना आता होगा। अक्सर ये चीज लेडीज में ज्यादा मिलेगी बजाय के उसमें। लोकल एप्लीकेशन यानी ट्यूब लगाने से उसको आराम होता है, यानी सप्रेस्ड हो जाती है, लेकिन ये फिर वापस थोड़े दिनों बाद होगी। इसलिए ये क्रॉनिक होती है, यानी कि नामुराद है, ये काफी लंबे अरसे तक चलती रहती है। अक्सर
रात के टाइम पर खुजली ज्यादा चलती है, या जब फ्री हुआ तो एक बार खुजाना चालू किया तो खुजाता ही रहता है। लेडीज के साथ में एक और प्रॉब्लम है कि ब्लाउज घूंघट के अंदर ये पोर्शन है, ब्रेस्ट के नीचे जो फोल्ड है, इसके अंदर भी ये चीज डेवलप हो जाती है, तो वो कॉर्पोरिस कहलाएगी। पेल्विक रीजन में है तो क्रूरिस कहलाएगी। लेकिन कुछ भी कहलाए उससे हमारा मतलब नहीं है, सिम्टम्स को पकड़ना है। नाउ रिंग वॉर्म क्यों कहते हैं? नेक्स्ट, ये देखिए रिंग शेप है, ये रिंग शेप है, इसकी मार्जिन्स उभरी हुई है और ये गोला बना हुआ है। अगर कोई कॉमन मेडिसिन पूछे तो सिर्फ एक ही मेडिसिन है, दैट इज टेल्यूरियम। लेकिन हम कॉमन पे जाएंगे या टोटलिटी पे जाएंगे, ये सोचने की बात है। जो प्रैक्टिस में काम आने वाली चीज है, मर्क्यूरियस भी हो सकती है, नेट्रम म्योर भी हो सकती है, सीपिया भी हो सकती है, सल्फर भी हो सकती है, टेल्यूरियम भी हो सकती है, तो ट्यूबरकुलिनम भी हो सकती है। अब मर्क्सोल मेरे जयपुर के अंदर एक कॉमन मेडिसिन उभर के आई है। पता नहीं कितने हजारों केस पर करने के बाद में चीज सामने आई। सबसे पहले नाइट एग्रावेशन, ह्यूमिडिटी, पसीना, गर्मी और कब्जी की शिकायत, अनसेटिस्फैक्ट्री स्टूल, म्यूकस इन स्टूल, मुंह में छाले हो जाना। टोटलिटी पर आकर हम पहुंचेंगे तो मेरे यहाँ कॉमन मेडिसिन बन के आई है, जो आउटडोर प्रैक्टिस के अंदर मर्क्सोल मैं दिलाता था। ये पूछता हूं ये देखने के बाद में कि आपका पेट साफ रहता है, कब्जी रहती है, जीभ दिखाओ, डॉक्टर साहब छाले भी रह जाते हैं। अब ज्यादा नहीं बोलेंगे, हमारा काम पूरा हो गया। नेट्रम म्योर के अंदर गर्मी से और बरसात से, नमी से तकलीफ तो बढ़ती है, लेकिन इतनी जलन और खुजली नहीं होती। सीपिया घुटने के नीचे का जो जोड़ है और एल्बो का ये जो हिस्सा है, कोहनी के अंदर का हिस्सा, इसमें ये सीपिया मार्क्ड है, लेकिन उसमें बर्निंग है। सल्फर इज अ कॉमन मेडिसिन इन ऑल रेस्पेक्ट। जब कुछ भी समझ में नहीं आए तो सल्फर दे दीजिए। आगे चलें तो ट्यूबरकुलिनम एपियरेंस पे जा रही है। ट्यूबरकुलिनम लॉक करने के काम आएगी आगे, ताकि बार बार न हो, क्योंकि वायरल एलर्जिक है, इसलिए ट्यूबरकुलिनम दी जाती है लास्ट में, या बेसिलिनम दी जाती है अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री। नेक्स्ट, थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा। ये देखिए, ये लेडी एक साइड से बिल्कुल ये रिंग वॉर्म बना हुआ है। नेक्स्ट, फॉलोअप के अंदर यही लेडी का इस साइड वाला इस पोज में ये रिंग वॉर्म गायब हो गया। नेक्स्ट, ये इसी लेडी के पैरों के अंदर ये रैशेज हैं, सर्कुलर है।
दिखाइए, बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट, यानी फॉलो अप। नेक्स्ट, ये लड़की देखिए, इसका कितना बिल्कुल क्लियर कट पिक्चर आ रहा है, सर्कुलर। मैं फिर आपसे एक निवेदन करूंगा, क्वाइन शेप रिंग इज टेलुरियम अमीबिक, अमीबा, जिसकी कोई बॉर्डर नहीं होती, इरेगुलर पैटर्न, दैट इज सीपिया। अब आप इसमें नीचे जो दूसरा पैच है उसको भी देखिए। नेक्स्ट, ये कॉर्पोरिस है। मैंने बताया कि शरीर के ऊपर के हिस्से में या बॉडी में कहीं भी, एक्सेप्ट ग्रॉइन रीजन को छोड़कर। ये शेप देखिए, नेक्स्ट, ये फॉलो, ये फॉलो, नेक्स्ट, ये अभी बात हो रही थी लेडीज के, वो पेट के ऊपर, ये देखिए ये सामने आ रही है, ये रैशेस, बॉर्डर लाइन आती है। इसकी पहचान ही यही है कि बॉर्डर बनेगी। अब सर्कुलर बनती है या इरेगुलर बनती है, पर ये बॉर्डर है और एरिया धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट, फॉलोअप के अंदर देखिए, इधर देखिए, थर्ड फॉलोअप के, सेकंड फॉलोअप में कौन कहता है कि होम्योपैथी में स्किन की दवाई नहीं है या पहले बीमारी को बढ़ाया जाता है? मैंने पिछले लेक्चर में कहा था, कन्वेंशनल मेडिसिन, कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज सप्रेसिव, दबा देती है। होम्योपैथी को बदनाम यूं किया गया है कि ये बीमारी को जड़ से उखाड़ती है, इसका मतलब पहले बढ़ा देती है। ये गलत है। आपकी पोटेंसी का सिलेक्शन पेशेंट की कंडीशन को देख करके अगर प्रॉपर होगा तो कभी भी एग्रावेशन होने के चांसेस नहीं है, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट, ये है जेनाइटल रीजन के अंदर, ग्रॉइन के अंदर ये तकलीफ देखिए, बॉर्डर बन रही है, ये क्रूरिस है। ये टाइट अंडरवियर, ये मुसीबत है। हीट मिलती है और आजकल तो सिंथेटिक यूज करने लग गए हैं लोग, पर बिहार के लोग तो बड़े सादे हैं, वो तो जांगिया वैसा पहनते हैं, लूज वाला, जहां तक मैं समझता हूं। पर यंगस्टर्स के लिए कुछ कहने की बात जरूर है। नेक्स्ट, फर्स्ट फॉलोअप के अंदर देखिए, वापस पहले आइए, कितना मार्क्ड अपीयरेंस है, एरिथेमेटस लीजन है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये सेकंड फॉलोअप के अंदर क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ये दूसरा केस है, ये गांव का है, कितना एक्सटेंसिव है लेफ्ट साइड के अंदर,
नेक्स्ट, इस बच्चे की क्या हालत हो रही होगी। सारा दिन हाथ पीछे बंदर के जैसे खुजाता रहता है, रात को नींद नहीं आती थी, कालसपना हो गया ऑइंटमेंट लगाते लगाते। देखिए, इसमें कोई रेगुलर शेप नहीं है, इरेगुलर अमीबा टाइप है। वापस हम उसी बात पे जाएंगे, क्या सीपिया दे या कुछ और दे। मैंने कहा जैसे भी लक्षण है उसके हिसाब से देंगे। बैठक की जगह है, जीन्स पहनने वाला बच्चा है, गर्मी लगती रहती है और हीट मिलती रहने से पसीना भी रहता है, और एक जीन्स वो लगातार दूसरे दिन, तीसरे दिन और कई दिन तक लगातार वही पहनता रहता है, यानी चेंज नहीं करते। नेक्स्ट, फर्स्ट फॉलो अप, लेफ्ट साइड फर्स्ट फॉलो अप, ओरिजिनल। नेक्स्ट, नेक्स्ट फॉलो अप, दिस वन। कितना पहले से फेड हो गया और कलर क्लियर होता जा रहा है। नेक्स्ट, नाउ दिस इज द पोजीशन। सिर्फ यही बाकी रहा हुआ है, ऊपर से खत्म हो चुका। नीचे लोअर पोर्शन में एनल रीजन के आसपास बैठक की जगह पर। नेक्स्ट, बात हो रही थी दाढ़ी वाले हिस्से पर या फेस के ऊपर, टीनिया फेस, ये सामने नजर आ रहा है। ये अक्सर नाई के दुकान पर दाढ़ी बनवाने से फैलता है या ओरिजिन होता है। ये वहीं से आती है बीमारी अक्सर। दूसरे किसी का तौलिया यूज करने पर होती है। नेक्स्ट, ये फॉलो अप में है, ये खत्म हो गया। नेक्स्ट, अब हम एलर्जिक डर्मेटाइटिस पे चलेंगे। होम्योपैथी में एलर्जिक डर्मेटाइटिस पर मास्टरी है, और आज के जमाने में सबसे ज्यादा एलर्जी है। छोटे बच्चे से लेके बड़े तक में एलर्जी है। ये सैंडल पहनने से लेडी को लेदर एलर्जी, ये ब्रा के अंदर जो हुक लगता है ये निकल पॉलिश्ड होती है, मेटल एलर्जी। ये अक्सर सिंदूर लगाते हैं, टीका लगाते हैं, नहीं बल्कि बिंदी लगाते हैं, एडहेसिव लगा रहता है, केमिकल लगा रहता है, तो ये केमिकल एलर्जी। ये बंदा जीन्स के अंदर ये बटन जो लगा हुआ है ये मेटल का है, ये मेटालिक एलर्जी। और ये साहब जो हैं पगड़ी बांधते हैं, तो ये हिस्सा ऊपर का पगड़ी वाले का हिस्सा ढका हुआ रहता है, इसमें कुछ भी तकलीफ नहीं है। लेकिन जो खुला हिस्सा है उस पर चेहरे पर निशान बन गए। ये बाय प्रोफेशन ही वाज अ ड्राइवर। नाउ दिस इज कॉल्ड सन एलर्जी। अल्ट्रावायलेट रेज के अंदर किसी किसी की सेंसिटिवनेस होती है। वापस घुमा फिरा के वो ग्रुप वही आएगा। अब अपनी जगह पे पूछे, सल्फर इरिसिस्टेबल डिजायर टू ईच, अपने आप को रोक नहीं पाता।
टिल इट ब्लीड्स, या स्क्रैच करने के बाद फिर जलन महसूस होगी। नेक्स्ट, ये बड़ा टिपिकल केस है, बीटल डर्मेटाइटिस। बीटल, बीटल मीन्स कीड़ा, एक तरह का कीड़ा होता है जिसके काटने से ये इस तरह का उभार आता है, बड़ा एक्यूट कंडीशन होती है। कितना एरिथमेटस बना हुआ है, वेसिकुलर इरप्शन सामने नजर आ रहे हैं, इंटेंस बर्निंग ईचिंग रहती है। मेरे ख्याल में ये पेशेंट जितना डिस्कम्फर्ट फील करता है उतना शायद कोई दूसरा नहीं करता होगा। लेकिन ऑइंटमेंट कब तक लगाए? इस लुक को देखने के बाद में आपके दिमाग में कोई ना कोई मेडिसिन जरूर आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो मैं बताऊं, रेस्टॉक्स एक ऐसी मेडिसिन है जिसके वैरायटी ऑफ रैशेस है, वैरायटी ऑफ रैशेस। ये गर्दन में है, मैं टाइप दिखाऊंगा सिर्फ। अब ये भी बीटल डर्मेटाइटिस है, लेकिन इसके अंदर सब कुछ होने के बावजूद भी एक सर्किल सब बन रहा है। तो क्या हम यहां भी रेस्टॉक्स दें? नहीं, जो भी प्रेजेंटेशन है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। फोल्ड्स, एल्बो का फोल्ड ये रहा, उसमें खुजली हो रही है, जलन हो रही है, कुड बी सीपिया, कुड बी सल्फर। कोई पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं है कि ये नोट करके रख दे, जो आए उसको यही दे दे, नहीं, गलत है ये। नेक्स्ट, एक केस और है, अब इसको क्या कहेंगे, स्टाई हो गई, आंख दुखनी आ गई, सोजन है, देखिए अपर आईलिड में भी, लोअर आईलिड पर भी, और ये एरिथमेटस लीजन है यहां पर, ये नीचे की तरफ, ऊपर ब्लिस्टर बने हुए हैं, यहां ब्लिस्टर बने हुए हैं, यहां ब्लिस्टर बने हुए हैं अपर लिड के अंदर, देखिए ये ब्लिस्टर है। यहां ब्लिस्टर है, ऊपर ब्लिस्टर है। कीड़ा काटने पर दवाई कौन सी है? अक्सर कहते हैं लीडम। अब ये तो कहा तो सभी जाता है कि ये कॉमन मेडिसिन है, लेकिन हमारी सोच ये है कि पेशेंट को ऑब्जर्व करना और उसके जेन्युइनिटी को समझना, यानी कंप्लीट सिम्टम को समझना। रात को सोने के बाद सुबह आंख नहीं खुले, मर्कसॉल भी है तो एपिस भी है, ठंडे पानी के छींटे लगाए तो एपिस भी है तो मर्कसॉल भी है, लेकिन वेस्कुलर इरप्शन नहीं है एपिस के अंदर, इट इज सिंपली एडिमेटस इरप्शन। नेक्स्ट प्लीज। अब मैं सोराइसिस पे आऊंगा। ये ऑटो इम्यून डिजीज इसमें आती है, डिसऑर्डर्स में आती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का मतलब है कि ये बीमारी ठीक नहीं होती या रिकरेंस रहता है, लेकिन अगर अर्ली स्टेज में पेशेंट आएगा तो ठीक हो सकती है, वरना जीवन भर दवाई लेते रहो और ट्यूब लगाते रहो। नेक्स्ट प्लीज। वैरायटी, लुक, एरिथमेटस, डार्क कलर होगा, ये वल्गरिस है, टाइप है अलग अलग, सोराइसिस वल्गरिस,
बैंगनी का रंग सा जैसा होगा, इसकी अपीयरेंस डार्क काली सी बैंगनी का कलर सा, ये इंडिकेशन है इसका। ये देखिए पूरी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट, ये फॉलो। नेक्स्ट, ये फॉलो। फर्स्ट पे ओरिजिनल पे जाइए और इसको कंपेयर करिए। देखिए कितना एरिथमेटस है और कितना ये लुक ये है। ध्यान से देखिए। अब आप सेकंड फॉलो पे आ जाइए। नेक्स्ट, नेक्स्ट, यस, फर्स्ट फॉलो पे है। नेक्स्ट, सेकंड फॉलो। नेक्स्ट, थर्ड फॉलो। ये सेकंड फॉलो पे, सॉरी। नेक्स्ट, ये थर्ड फॉलो पे। नेक्स्ट, कौन कहता है ये रिकरेंस होगी, वापस होगी? देखी जाएगी। ठीक नहीं होती, जिंदगी भर दवाई लेनी पड़ती है। और होम्योपैथी में सब कुछ ठीक हो जाता है, बशर्ते कि दवाई का सिलेक्शन सही हो। सिलेक्शन किस पे डिपेंड करता है? कि आपके ऑब्जर्वेशन, सिम्टम्स और जेन्युइनिटी को समझना। नेक्स्ट, ये एक अलग टाइप की सोराइसिस है। ये देखिए इसमें रिंग शेप बन रही है। ये फंगल नहीं है, ये सोराइसिस है। सोराइसिस गटेट। वो सोराइसिस वल्गरिस था। वल्गरिस का मतलब नोटोरियस ठीक नहीं होता। ये सर्कुलर पेज के अंदर छोटे छोटे दाने से लेके बड़ी बड़ी सर्किल तक बनते हैं। ये कहलाता है गटेट, सोराइसिस गटेट। सवाल फिर वही आएगा कि इसमें क्या दे? टेलुरियम दे दे सर? मैं कौन होता हूं कि दो या मत दो? असेस करिए, असेस करिए। इसके अंदर तो टेलुरियम नहीं जाएगा, अमीबा शेप है। यहां अगर देखें तो ये भी अमीबा शेप आ रहा है कि इसमें तो नहीं जाएगा। ये सर्कुलर है, लेकिन यहां पर एक सर्कुलर, दो सर्कुलर है, लेकिन बाकी थोड़े से अमीबिक टाइप लग रहे हैं। नेक्स्ट, फॉलो। देखिए जो बॉर्डर है वो अभी भी है, लेकिन एरिथमेटस जो उसका लुक है वो लुक एग्रेसिव नहीं है। ये पेशेंट के लिए अश्योरेंस है कि वो ठीक हो रहा है। ये हम पिक्चर निकाल के रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, इसलिए ताकि पिछली बार का पिक्चर और अभी का पिक्चर दिखाने पर ये चीज उसको भी महसूस हो। और चूंकि मैं एकेडमिक साइड में रहा हूं, तो स्टूडेंट्स को समझाना, क्लास के अंदर समझाना बहुत जरूरी होता है। और लोग कहते हैं कि होम्योपैथी में एविडेंस नहीं है, एविडेंस बेस्ड नहीं है। जो एविडेंस बेस्ड बनना चाहे वो कौन मना कर सकता है? ये एविडेंस बेस्ड तो है। अब इसमें मेडिसिन कौन सी देनी है, ये आपके अपने खुद की जेन्युइनिटी ऑफ सिम्टम में क्या महसूस किया उसको कंसीडर करना है। क्या सीपिया दें? क्या टेल्यूरियम दें इसको? क्या इसको मर्क्सोल दें? बट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंटेशन ऑफ केस according to sensation, location, modality and concomitant means complete symptom. Next, ये देखिए। नेक्स्ट, ये बड़ा टिपिकल केस है, शक्ल से ही मालूम पड़ रहा होगा, दिखने में भयंकर है।
ये सोराइसिस है विथ सेकेंडरी इन्फेक्शन, सोराइसिस विथ एक्जिमेटस डर्मेटाइटिस। आज जिस कंडीशन में ये आया है पेशेंट, उसकी पहला फर्स्ट पिक्चर है ये। इसमें क्लियर कट नजर आ रहा है कि मेजेरियम देनी है या ग्रेफाइटिस देनी है। फोकस करिए इसको, ये देखिए क्रेस्ट है, क्रेस्ट के नीचे डिस्चार्ज है। सिर्फ ऑब्जर्व करना है, इसके बाद पूछना है कि क्या होता है दवा के बाद की कंडीशन। थर्ड, फर्स्ट को कंपेयर करिए और थर्ड को कंपेयर करिए, कितना चेंज है। नेक्स्ट, फोर्थ, लास्ट, फिफ्थ। और ये पेशेंट अभी भी किशोर हमारे ट्रीटमेंट में है। अब आप कहेंगे दवाई क्या दी? इसकी सबसे बड़ी शिकायत यह है कि खुजली चलती है, मेरा काम में मन ही नहीं लगता, खुजाते खुजाते मैं परेशान हो जाता हूं। पर एक तरफ मैं देख रहा हूं कि डिस्चार्ज है इसके अंदर। तो ये सेकेंडरी वर्ड जो यूज किया गया, ये सेकेंडरी इन्फेक्शन है। नाखूनों के अंदर जब खुजाएगा तो ये स्कैब्स इसके आ गए। अब वो हाथ, हाइजीन तो ध्यान देते नहीं है, और इसी हाथों से खाना, इसी हाथों से मुंह में कोई चीज जाना, तो ऑटो इन्फेक्शन। अगर सिर्फ डिस्चार्ज और पपड़ी का मतलब है तो मेजेरियम भी जाएगी विथ ईचिंग, और डिस्चार्ज पर भी चाशनी के तार के जैसे, और ग्रेफ भी होगी। ग्रेफ में क्रैक्स होंगे, फिशर्ड स्किन होगी। इसमें कहीं क्रैक्स नजर आ रहे हैं आपको? क्या ब्यूटी है होम्योपैथी में ऑब्जर्वेशन की? ब्यूटी, क्रैक्स हैं, फिशर्ड स्किन है क्या कहीं? नेक्स्ट, लाइकन प्लेनस, अगेन चैलेंजिंग एरिया। ऑटोइम्यून है, कोई कॉज का पता नहीं कि क्यों होता है। देखिए केसेस, डिफरेंट वेराइटीज, ये भी 9 तरह की, 10 तरह की वेराइटी है इसमें। आगे चलिए, ये ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन पर इफेक्ट होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन का मतलब है जहां भी म्यूकस मेम्ब्रेन होगी वहां पर होगा, स्पेशली ओरल। जेनाइटल पे भी होगा। और टिपिकल इसकी पॉइंट है जो ऑब्जर्वेशन वाली है, कहना चाहिए डायग्नोस्टिक टिप है, वो बैंगनी रंग का एक छोटा सा धब्बा। कुछ लोग कहते हैं ये स्ट्रेस की वजह से होता है। आज किसको स्ट्रेस नहीं है? फॉरगेट अबाउट ऑल दीज थिंग्स। प्रॉपर हिस्ट्री लीजिए और उसको फॉलो करिए। डॉक्टर, मैं Yes, माफी next. चाहता हूँ, मेरे को बीच में बोलना पड़ रहा है। डॉक्टर, वेरी सॉरी, मैं प्लीज माफ कीजिएगा। मुझे बीच में बोलना पड़ रहा है सर। ये हमारा टाइम, अभी 3 मिनट बचे हैं सर हमारे पास। मैं पूरा कर रहा हूं इसको। नेक्स्ट एक लेकर के, ये भी लाइकन प्लेनस है, लेकिन ये प्लग में कहलाती है। छोटे छोटे उभार, उभार बने हुए, खरूट बने हुए। नेक्स्ट, ये भी लाइकन प्लेनस है। इसमें पूरे बॉडी, लोअर पार्ट के अंदर पूरा निशान है। नेक्स्ट, ये पूरे बॉडी के अंदर कुटेनियस रेस्ट, डर्मेटल, पूरी डर्मा पे रंग काला पड़ जाता है। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। ये एक बड़ा टिपिकल केस है, ये रेडनेस है। ये ल्यूपस भी हो सकता है, लेकिन बायोप्सी से पता लगेगा।
ये तीनों केस पे फॉलो अप। नेक्स्ट, ये बैंगनी रंग का फिर वापस आ रहा है, कंफर्म हो गया था बायोप्सी के अंदर भी लाइकन प्लेनस है, ल्यूपस नहीं है। नेक्स्ट, बंद कर रहा हूं मैं आगे नहीं चल रहा हूं, क्या करूं? हाँ जी जब सर। समझाना नहीं होता है मुझे मजा नहीं आता। और इसमें माफी चाहता हूँ सर, क्योंकि हमारा ये 1 घंटे का ही प्रोग्राम है सर, तो आपकी इसमें बंदिश को मैं महसूस करता हूं। आपने अपने आप को क्लियर कर दिया कि नेक्स्ट प्रोग्राम फिर चालू होगा। गलती मेरी है कि मैं ज्यादा बोलता हूं।